कर्म गरौँ यस्तो हामी फेरि नपरोस् पछताउनु, नपरोस् पछताउनु। कर्म गरौँ यस्तो हामी फेरि नपरोस् पछताउनु, नपरोस् पछताउनु। धर्मराजको अघि गएर पर्छ यो मुख देखाउनु, पर्छ यो मुख देखाउनु। धर्मराजको अघि गएर पर्छ यो मुख देखाउनु, पर्छ यो मुख देखाउनु। कर्म गरौँ यस्तो हामी फेरि नपरोस् पछताउनु, नपरोस् पछताउनु। कर्म गरौँ यस्तो कर्म गरौँ, कर्म गरौँ यस्तो कर्म गरौँ। मनमारुको लागि हामी सधैँ भलो चिताउँ, निन्दा गर्नेलाई पनि हामी आफ्नै मित्र बनाऊँ। आँखाले नहेर नराम्रो नपरोस् नजर झुकाउनु, नपरोस् नजर झुकाउनु। आँखाले नहेर नराम्रो नपरोस् नजर झुकाउनु, नपरोस् नजर झुकाउनु। कर्म गरौँ यस्तो हामी फेरि नपरोस् पछताउनु, नपरोस् पछताउनु। कर्म गरौँ यस्तो कर्म गरौँ, कर्म गरौँ यस्तो कर्म गरौँ। मन दुखाउने बोली कहिले न बोलौं। प्रभु शरणमा शरण लिएर निर्मल वाणी बोलौं। कानै समाउने कुराहरूमा मनलाई किन भुलाउनु, मनलाई किन भुलाउनु। कानै समाउने कुराहरूमा मनलाई किन भुलाउनु, मनलाई किन भुलाउनु। कर्म गरौँ यस्तो हामी फेरि नपरोस् पछताउनु, नपरोस् पछताउनु। कर्म गरौँ यस्तो कर्म गरौँ, कर्म गरौँ यस्तो कर्म गरौँ। हाँस्दै खेल्दै अन्त्यमा हामी संसार त्यागी जाऊँ। स्वच्छ कर्म मन लिएर प्रभुको सम्मुख जाऊँ। कर्मको लेखा जोखा गर्दा नपरोस् पछताउनु, नपरोस् पछताउनु। कर्मको लेखा जोखा गर्दा नपरोस् पछताउनु, नपरोस् पछताउनु। कर्म गरौँ यस्तो हामी फेरि नपरोस् पछताउनु, नपरोस् पछताउनु। धर्मराजको अघि गएर पर्छ यो मुख देखाउनु, पर्छ यो मुख देखाउनु। कर्म गरौँ यस्तो कर्म गरौँ, कर्म गरौँ यस्तो कर्म गरौँ, कर्म गरौँ यस्तो कर्म गरौँ। कर्म गरौँ यस्तो सुन्दर भजन का साथ
आजको शनिबारको साँझ फेरि हामी शुभारम्भमा जुटेका छौँ। कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरू, प्रेमी अनुरागी सम्पूर्ण आत्मीयजनहरूलाई सदा जस्तो आज पनि यो सुन्दर शनिबार साँझ गरौँ अनुभव साटासाट कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत र अभिवादन व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रममा आमा घरका अध्यक्ष रामचन्द्रज्यू र ब्रह्मकुमारी राज्य सेवा केन्द्र मकवानपुरका सहसञ्चालिका आदरणीय रेवती दिदीज्यू भिजुअलमा देखेको छु, बाँकी अरू सबै क्यामेरा अफमा हुनुहुन्छ। अब त क्यामेरा अन गर्नुहोस् पनि भन्ने मुडमा छुइनँ, यसै गरी सुनिराख्नु होला। सुन्नु भएको छ, टाइम दिनुहुन्छ, खुसी लाग्छ। र आज हामीसँग अत्यन्तै प्रसिद्ध सँगसँगै कृष्णजीलाई पनि देखेँ। कृष्ण आचार्यजी नमस्कार, ओम शान्ति। र आज हामी बिचमा अत्यन्तै चित परिचित ब्रह्मकुमारीजको इतिहासमा स्पोर्ट्स विङको एउटा हिरा, जसको चौतर्फी चर्चा हुन्छ। ब्रह्मकुमारीजको मुख्यालय माउन्ट आबुमा 22 स्पोर्ट्स विङ, खेलाडीहरूलाई जोड्ने एउटा विङ्स छ। त्यसको चेयरपर्सन डाक्टर जगवीर सिंहजी, जो युवाहरूको बिचमा अत्याधिक लोकप्रिय हुनुहुन्छ। माइन्ड पावरका विषयमा अत्यन्तै सुन्दर प्रस्तुति गर्नुहुन्छ। देश विदेशमा उहाँहरू भिजिट गरिराख्नुहुन्छ र उहाँले आफ्नो जीवनमा कमाउनु भएका डिग्रीजहरू यहाँ म हेर्दैछु, कुनलाई भनौँ कुनलाई छोडौँ। उहाँले बक्सिङको सेक्टरमा 7वटा गोल्ड मेडलिस्टबाट उहाँ सम्मानित हुनुभएको रहेछ र विभिन्न क्षेत्रमा उहाँका गोल्ड मेडलहरू थुप्रै रहेछन्। देश विदेशमा घुमिराख्नु रहेछ। ओलम्पिक गेममा समेत ब्राजिलमा उहाँले सहभागिता जनाउनु भएको रहेछ। साइक्लिङमा, अथलिटमा, स्विमिङमा, फिजिकल एक्सर्साइजमा आदि आदि। र उहाँले राजयोगाको प्रभाव खेलमा पर्छ, कसरी पर्छ भन्ने विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, पिएचडी गर्नुभएको छ। थुप्रै उहाँले पढाउनु भएको छ। यो पढेरै सम्भव नहुने भएको नाताले समग्रमा उहाँ आफ्नो विषयको एउटा एक्सपर्ट्स हुनुहुन्छ, गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुन्छ। एउटा व्यक्तिले एउटा दुईटा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्दा त कत्रो मान्छेको हाई हुन्छ। उहाँले 7वटा विषयमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँले भर्खरै मेसेज पठाउनु भयो, उहाँ जोइन गर्न सकिराख्नु भएको छैन। म उहाँलाई एकछिन कनेक्सनमा ल्याउन खोजिरहेको छु। अवसरमा आउन खोजिराख्नु भएको छ, आशा राखौँ। म ब्रह्मकुमारी रेवती दिदीलाई, हाम्रो रमनजीलाई अनलाइनमा सम्पर्क गरेर उहाँलाई कनेक्सनमा ल्याउन अनुरोध गरिदिनु होला। हामी आज देश अत्यन्तै चुनावको सङ्घारमा छ। हामी सबै उत्सुक छौँ, हामीले हाम्रो चाहना अनुसारको उम्मेदवार प्राप्त गर्न सकौँ। सबै मानसिक रूपमा तयारी भएर बस्नुभएको छ। मानस र योजना बनाइराख्नु भएको छ, यसपटक कसलाई भोटिङ गरौँ। जसलाई भोटिङ गर्नुहुनेछ सबै उम्मेदवारहरू विजेता बन्न सकुन्, यो देशलाई हाँक्न उहाँलाई प्रेरणा मिलोस्, हामी सबैको शुभकामना। जगवीर जी हामीसँग आइसक्नु भएको छ। जगवीर भाई साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमने नेपाल में 2 साल से कंटिन्यू जूम प्रोग्राम कर रहे हैं। स्पेशली नेपाल में ब्रह्म कुमारीज के अंडर मैनेजमेंट में रहकर हम लोग कुछ माताओं को, बहनों को जो स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ करें। जो प्रवृत्ति में रहते हुए भी जीवन ईश्वरीय कार्य में समर्पित करते हैं, उनको भी कभी कभार आश्रम में रहने के लिए ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो तो उनके लिए रहने बैठने के लिए सहज हो। इस मकसद से हम कोई भी स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने वाले महिलाओं को, बहनों को, भाइयों को, ज्येष्ठ नागरिकों, ओल्ड सिटीजन को, जैसे शिवमणि होम हमने मधुबन में संचालन किया हुआ है, इसी तरह से हम लोग नेपाल में भी अभी स्पेशली माताओं को फोकस करते हुए एक प्रोग्राम चला रहे हैं। तो
इस मदर्स होम को प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, सबको संदेश देने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के एक्सपर्टीज को बुलाकर हम लोग कुछ ना कुछ उनके विचारों को सुनते हैं, श्रवण करते हैं। भाई साहब, आप ऑडिएबल हैं? आप सुन रहे हैं मेरी बातों को? जगबीर भाई साहब, अनम्यूट कीजिएगा। जगबीर भाई साहब, अनम्यूट कीजिए आपका। आपकी आवाज नहीं आ रहा है। हम आपका मेरा आवाज आप सुन रहे होंगे। उहाँ केही मिलाउँदै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि केही गर्दै हुनुहुन्छ। म सम्भव छ भने सबैले आज हाम्रो अत्यन्तै युवाहरूको माझमा ब्रह्मकुमारीको सेक्टरमा एउटा निकै रिनाउन्स्ड व्यक्तित्वलाई तपाईँले कमसेकम एउटा शब्दले स्वागत गर्नुपर्नेछ। उहाँ इङ्ग्लिस बुझ्नुहुन्छ, केही न केही च्याट बक्समा लेखिदिनुहोस्, मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत छ, वाट एभर यु वान्ट टु, केही त लेख्न सक्नुहुन्छ, केही न केही उहाँलाई लेख्नुहुनेछ। जगबीर भाई साहब, हम जो आप ऑडिएबल हैं, आर यू लिसनिंग टू मी? भाई साहब, उहाँले हाम्रो आवाज सुनिराख्नु भएको छैन। हामी आशा राखौँ एकछिनमा यो प्रविधिले हामीलाई साथ दिनेछ। म उहाँलाई, भाई साहब आप अनम्यूट कीजिए, हमारी बात सुन रहे हैं आप? ओ, आप अपना मोबाइल में या लैपटॉप में अनम्यूट कीजिए, वहाँ पर म्यूट होगा, हम आपको वेलकम करना चाह रहे हैं। मेरे आवाज को सुन रहे हैं? मैं जूम में कुछ बात कर रहा हूँ। ओके, व्हाट्सएप में नहीं, जूम में ज्वाइन करना होगा आपको। ओ, तो फिर कैसे होगा? तो आप नहीं, मेरे से तो बात कर सकते हैं सभी को, तो फिर आपका बात जो व्हाट्सएप में तो सब नहीं सुन पाएंगे फिर। जी जी, ठीक है ठीक है। ओके, आप एक शब्द बोलिए तो वहां से ओम शांति कीजिए, हम तब तक सुनते हैं आपका आवाज यहाँ सुनाई पड़ेगा या नहीं। प्राविधिक केही उहाँले कोसिस गरिराख्नु भयो जस्तो लागिरहेको छ। जगबीर भाई साहब, आप अगर हमारी बातों को सुन रहे हैं तो कुछ बोलिए तो, दो शब्द। ओके, एनिवे, उहाँ अब प्रयासरत हुनुहुन्छ, पक्कै पनि उहाँ हामीसँग आउनुहुनेछ। तबसम्म हामी सबै उहाँलाई केही न केही मेसेज गरौँ। कृष्णजी, तपाईँ मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ भने एकचोटि भिडियो अन गर्नु होला। अत्यन्तै व्यस्त हुँदाहुँदै पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। जगबीर भाइ साहबको गुड। कृष्णजी, हजुरलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। अहिले हुनुहुन्छ कहाँ, कस्तो छ अवस्था, त्यहाँको भोलिको लागि तयारी के भइरहेछ कृष्णजी? म अहिले त काठमाडौँमै छु, घरमै छु। ठिकै छ, सबै राम्रो छ। जगबीर भाई साहब, आप अनम्यूट कीजिए, वहां पर जो रेड चिन्ह है लास्ट में, उसको म्यूट में है, उसको अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ ओके, हाँ, आ गया, ओके हो गया। थैंक यू। ओके। मैं आपका ही बात कर रहा था। आज आपको स्वागत करना चाहेंगे हमारी नेपाल के तरफ से। हमारे रमन भाई जी अभी ऐसे तो भारत में ही है, इंडिया में है, मुजफ्फरपुर में शायद। ओके, तो दाजु म आइसकेँ है। गुड गुड। तो जगबीर भाई साहब, आपको नेपाल के तरफ से हम वेलकम करना चाहेंगे। ब्रह्म कुमारीज का एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, मदर्स होम, जहाँ पर प्रवृत्ति में रहने वाले माता भाई वहाँ पर रह सकते हैं। उसके प्लेटफॉर्म
आज आपको वेलकम करना चाह रहे हैं। आप आज आपका कुछ भावना सुनेंगे, आपका अनुभव सुनेंगे। तो मोस्ट वेलकम। आपको वेलकम करने के लिए नेपाल के हेटौडा में अपना सेवा दे रही है ब्रह्म कुमारी रेवती दिदी, वो फर्मल्ली आपको वेलकम करना चाहेंगे। रेवती दिदीले उहाँलाई स्वागत गर्नुहुन्छ। मोस्ट वेलकम। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज जुममा आमाघर सेवा आश्रमद्वारा सञ्चालित यो शनिबारको चौतारीय कार्यक्रम, यो कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर परमपिता परमात्मा शिव बाबालाई सम्मान गरेर पाल्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण अभिभावकहरू जो हतार हतारमा आइपुगे भन्दै आइराख्नु भएको छ, हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत, अभिनन्दन, सम्मान गर्दछौँ। स्वीकार गर्नुहोला। आज हमारे बीच हर सप्ताह शनिवार के शाम प्रभु के नाम के रूप में हर कोई विशेष गेस्ट स्पीकर आते हैं जो अपना अनुभव सुनाकर ऐसा लगता है परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो इस धरती को स्वर्ग बना रहे हैं, उनकी हर चाहना को पूरा करने के से सहयोगी बनता है। तो फिर आज ऐसे महान हस्ती से हम साक्षात्कार कर रहे हैं जो जिनकी विशेषताओं का वर्णन करते समय ऐसा लगता है कि वो जगबीर नाम के जैसे ही वो अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। आदरणीय जगबीर भाई जी, आप कितने विशेषताओं को वंडरफुल है आपका लाइफ स्टाइल। आप ऑलराउंड सेवाधारी है। बाबा के नाम को प्रत्यक्ष करने के लिए आपके जो सत्कर्म है उसके द्वारा आपने बाबा का नाम सारे संसार में प्रत्यक्ष करने के लिए आप निमित्त बन रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप इतने विशेषताओं से संपन्न है। आप जगजीत है, जगबीर है। आपने अपने मन के ऊपर इतना कंट्रोल, इतना जीत पाया हुआ है। मन को जीत कर आप वीर, बाबा कहते हैं ना महावीर, आप बन गए हैं। इतना वो भाई जी अभी आपका विशेषताओं का आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सुना रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि अगर कोई चाहे अपने मन को सदुपयोग करना तो कितना वो सफल हो सकता है। आदरणीय भाई जी, हम जब आप नेपाल में आएंगे आमा घर में आपका प्रत्यक्ष से स्वागत करना चाहते हैं। अभी आप जूम के माध्यम से आपका स्वागत कर रहे हैं। अभी जो हम सब उपस्थित हैं, हम सभी नेपाल वासियों की तरफ से आप अभी तो देश विदेश से सब यहाँ जुड़े हुए हैं, सब नेपाली है। आपका हार्दिक स्वागत, सम्मान, अभिनंदन करते हैं तिलक का द्वारा। आप इसको स्वीकार कीजिए। और ये आमा घर सेवाश्रम सेवा स्थान है और ब्रह्मा कुमारी के द्वारा संचालित है। इस स्थान पर आप पहले नेपाल आइए, फिर आमा घर में बाबा के घर में आइए। आपको स्कूल के सुंदर माला से आपका स्वागत कर रहे हैं हम सभी। इसको आपको लगाने का दिल कर रहा है, ये आपके लिए निमंत्रण है, ये आप स्वीकार कीजिए। आदरणीय जगबीर भाई जी को हम सब की ओर से हार्दिक स्वागत, सम्मान, अभिनंदन करते हैं। हामीले थाहा पाएका छौं मनका बारेमा। मन आफैमा यति धेरै शक्तिशाली छ। विज्ञानले आज संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली जो रकेट बनाएको छ, त्यो रकेटलाई पनि बनाउने वाला सोच मन नै हो। मन हरेक शब्दलाई, हरेक वाक्यलाई हामीले जब नकारात्मक बनाउनु पर्छ, स्कुलमा पढाउँछन् कि त्यसको अगाडि न थप्न पर्छ। न थपेपछि, नट थपेपछि नेगेटिभ अर्थ लाग्छ। तर मन यति सुन्दर शब्द छ नि, यति पावरफुल छ। मनको अगाडि न थप्यो भने अझै धेरै सुन्दर शब्द नमन बन्छ। यसैले मनको शक्तिका बारेमा, पावर अफ माइन्डका बारेमा आज हामीलाई आफ्ना अनुभवहरू 7 वटा विषयमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्नुभएका जगबीर सिंहज्यू जो आफ्नो अनुभव हामीलाई साझा गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। राजयोगी हुनुहुन्छ
यसैले उहाँको अनुभव सुनेर हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई सकारात्मक बनाउन, मनमाथि जित प्राप्त गर्न, मन त घोडा हो, यसलाई लगाम लगाउने त बुद्धिले हो। त्यसले मनले जे भने त्यही मान्यो भने मनमानी भनिन्छ। तर त्यो मनले भनेका सोचहरूलाई, विचारहरूलाई सकारात्मक गाइड गरेर मनमाथि लगाम लगाउने बुद्धिले काम गर्न सक्छौँ। त्यसैले भगवानले हामीलाई याद दिलाउनुहुन्छ, आफूले आफैलाई जाँच गर्नुपर्छ। जसरी हामीले मोबाइल चेक गर्छौँ, मोबाइलमा चार्ज छ छैन पनि चेक गर्छौँ, मोबाइलमा कोही धेरै फाइल भएर मोबाइल ह्याङ भइराखेको छ भने त्यसमा भएका फाइलहरूलाई स्क्यान गर्छौँ, नचाहिने फाइलहरूलाई डिलिट गर्छौँ। त्यसै गरेर मनलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि मन परमात्मामा लगाउनु पर्ने रहेछ। भगवानले पनि हामीलाई याद दिलाउनुहुन्छ, मनले आफूले आत्मा सम्झेर परमपिता परमात्मा शिव बाबालाई जब हामीले याद गर्छौँ, आफूले आफ्नो ध्यान राख्छौँ भने हामीले परमात्माको ध्यान गर्न सक्दा रहेछौँ, सिक्दा रहेछौँ। त्यसैले आफ्नो विचारलाई हर घन्टामा कम से कम एकपटक स्क्यान गर्ने र मनमा आएका नकारात्मक सोचहरूलाई डिलिट गर्ने अभ्यास गर्यो भने मन शक्तिशाली बन्दै जान्छ। र मनलाई शक्तिशाली बनाउने सबैभन्दा सुन्दर सूत्र भगवानले भन्नुहुन्छ मन्त्र, जसले यन्त्रको काम गर्छ। जसरी हामीले घरमा सुन्छौँ, घरमा धनको कमी भयो भने श्रीलक्ष्मी यन्त्र राख्ने भन्नुहुन्छ। केही कुराहरू अप्ठ्यारो पर्यो भने अनेक किसिमका यन्त्रहरू ल्याएर घरमा राख्नुहुन्छ। त्यसको उपस्थितिले मात्रै पनि घरको वायुमण्डललाई शुद्ध बनाउँछ भनेर धेरैको जनविश्वास हुन्छ। तर परमात्मा शिव बाबाले हामीलाई याद दिलाउनुहुन्छ, मनले अरू केही गर्न नसकेपछि बिरामीले पनि गर्न सक्ने र शक्तिशाली मनस्थिति बनाउने आधार भनेको आफूलाई आत्मा सम्झिने र मनले शिव बाबालाई याद गर्ने, परमपिता परमात्मा सुप्रिम पावरलाई याद गर्नु, यो सबैभन्दा मनलाई पावरफुल बनाउने स्पेशल टनिक हो, जो शिव बाबाले हामीलाई हर दिन याद दिलाउनुहुन्छ र हामी सबैले त्यो अभ्यास गरिराखेका पनि छौँ। र स्पेशल आज पावर अफ हामीले आफ्नो अनुभव साझा गर्नका लागि यति मेहनत गरेर विदेशी भूमिबाट हाम्रो सहजताको लागि, हाम्रो सजिलोको लागि, हाम्रो उन्नति प्रगतिलाई ध्यानमा राखेर आउनुभएका आदरणीय डॉक्टर जगबीर सिंह जी भाई जी, आपको फिर भी हम स्वागत सम्मान अभिनंदन करते हैं, स्वीकार कीजिए। सँगसँगै यो चिल्ड्रेन पार्कमा फुलेको सुन्दर सयपत्रीको फुल हजुरहरू सम्पूर्ण उपस्थितका लागि नाम पद सहित स्वीकार गर्नुहोला। यति भन्दै आफ्नो स्वागत मन्तव्यलाई पुनः विराम दिन्छु। ओम शान्ति। थैंक यू, धेरै धेरै धन्यवाद। भाई साहब, हमारे बहन जी आपकी विषय में वेलकम कर रही थी नेपाली भाषा में, तो मैं चाहूँगा अभी फरबिसगंज में हैं हमारी रमन भाई जी और रुकमा दीदी। बहुत वो पहली बार रुकमा दीदी को देखने को मिला फरबिसगंज से। तो रमन भाई जी मुस्कुरा रहे हैं और कुछ आपको भेंट की शब्द कुछ रखने के लिए मैं रमन भाई जी को रिक्वेस्ट करूंगा। इसके बाद फिर आपका टर्न आएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रमन भाई जी, मोस्ट वेलकम टू यू हैव टू शेयर सम फीलिंग्स टू ब्रदर टू आवर गेस्ट। उससे पहले हमारी दीदी यहाँ पर हैं, दीदी हुनुहुन्छ। सो दीदी भाई साहब को और सबको फरबिसगंज से माला यहाँ से, जैसे दीदी रमन भाइ जी, हजुरको ब्याकग्राउन्डमा भएको फोटो हटाउनुहोस् त, तपाईको फेस छोपिरहेछ। हजुर हजुर, यसलाई नन गरौँला। त्यसपछि हजुर यहाँ दिदी हुनुहुन्छ, हामी दुईजना छौँ। सो सबैले स्वीकार्नुहुन्छ। भाई साहब, आपके लिए भी फरबिसगंज से ए फूल और ए हार आपके वेरी वेरी वेलकम। मैं नेपाली में कुछ बात कहूँ। जगबीर भाई साहब, ब्यूटीफुल दैट हम लोगों ने बहुत ट्राई किया और अब ये टाइम आ गया है फिर ड्रामा में। सो म गइरहा थिएँ माउन्ट आबू, बाबा मिलनमा गइरहेको थिएँ। जगबीर भाइ साहबको उहाँले मलाई देख्नुभयो जहाजमा, म गइरहेको
र उहाँले मलाई देख्नुभयो। जहाजमा म के गर्दै थिएँ भने एकजना सहयोगीलाई बाबाको टोली प्रसादी र परिचय दिँदै थिएँ। जहाज उडिरहेको थियो। सो उहाँ पछाडि बसेर हेरिराख्नुभयो। अनि हामीले एयरपोर्टमा गाडी भनेका थिएनौँ। सो उहाँले हामीलाई पछाडिबाट गरेर भन्नुभयो, बेटर टू से हिंदी so that ओके ओके, हाँ हिंदी भी, यहाँ अभी इंडिया में हिंदी में ही बोलेंगे, अच्छा रहेगा। सो पीछे से भाई साहब देख रहे थे कि वहां पर फ्लाइट में कुछ बाबा का सेवा और कोई कर रहा है। वो तो भाई साहब ही बताएंगे वो सीन कैसा था, मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। सो जैसे हम उतरे और हम 3 गए थे, प्रभा, प्रगति और मैं गए थे, तो भाई साहब ने कहा कि गाड़ी है यहाँ से जाने के लिए, मधुबन जाने के लिए। मैंने कहा कि सब टाइम तो गाड़ी बुक करते थे, इस टाइम गाड़ी नहीं है। भाई साहब ने कहा कि चलिए हमारे पास में गाड़ी है। सो उस टाइम भाई साहब ने गाड़ी में ले गए पिकनिक करा करके, और गाड़ी का भाड़ा लगता था 3500 रुपया। उदयपुर से मधुबन का भाड़ा लगता था 3500 रुपया। और मेरे को पता चला कि स्पोर्ट्स विंग का मेंबरशिप लेने के लिए कितना लगता है, 2000 रुपया। मैंने इमीडिएटली डिसाइड कर लिया कि अब भाई साहब स्पोर्ट्स विंग के हैं तो मेरे को भी स्पोर्ट्स विंग का मेंबरशिप लेना है, क्योंकि अभी बच गया 1500 तो ऐसे ही बच गया। सो जाते ही पिकनिक कराते ही उन्होंने सब व्यवस्था किया, और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा है। तो 2003 में बाबा ने कहा है सुना लिए, अब खेल के माध्यम से सबको परिचय देना है और सबको ऐसे करना है। मैं एक गेम के कोऑर्डिनेटर हूं, आपको भी कुछ सेवा करना है। भाई साहब ने ऐसा बोला। और उसके बाद में नेपाल में क्या हो गया, उस टाइम तक नेपाल में साफ गेम में उनको मिला था 3 गोल्ड मेडल। भाई साहब ने ये कहा, बाबा ने इधर नेपाल में भी तैयारी किया था, और साफ गेम में बाबा का जो संदेश उनको मिला, और माइंड पावर का जो मेडिटेशन उनको कराया, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, और नेपाल का साफ गेम 2013 में मेडल हो गया 51 टोटल गोल्ड मेडल हो गया। नेपाल साउथ एशिया 7 कंट्री में से सेकेंड लास्ट था, अब सेकेंड हो गया। फिर भारत 1 नंबर, 2 नंबर नेपाल हो गया। सो बाबा का कमाल हो गया, बस इतना ही। और भाइ साहब थ्याङ्क यू भेरी मच फर गिभिङ सच अ ब्युटिफुल टाइम। और हामी सबैजना अलिक खेलकुदमा अगाडि बढ्नु छ र हामी सहयोग लिएर विभिन्न विङ्सहरूमा छ। अहिले म 2टा विङ्समा छु, एजुकेसन विङ्समा र स्पोर्ट्स विङमा। त्यसैले सतीमा त खेलेरै सिक्ने रहेछ। त्यसैले गर्दा हजुरहरूलाई स्वागत गर्दै अब मेरो भाषण हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको छ। अन्तिममा दिदीज्यूको अहिले शुभभावना पनि रहन्छ रूपमा दिदीज्यूको। तर अहिलेको लागि जगवीर भाइ साहब यात्रामा हुनुहुन्छ, मोटरसाइकल यात्रामा हुनुहुन्छ, सायद बिजी पनि हुनुहुन्छ होला। सो भाइ साहबले धेरै समय दिनुभयो, अलिकति कोअर्डिनेसनमा कस्तो कस्तो भयो, तर फेरि हामी आइपुगेका छौँ। बाबाले सबै जुराउनुहुन्छ। ओम शान्ति। थैंक यू भाई साहब। अब आप एक बार फिर अनम्यूट कीजिएगा। गुड। आपको 45 मिनट का सेशन रहेगा। आप कुछ अपना अनुभव सुनाइएगा, पावर ऑफ माइंड के विषय में अपना जीवन की अनुभव सुना सकते हैं। एक आदमी का कोई पावर का लिमिट नहीं होगा। सेक्टर्स में अचीवमेंट किए हुए हैं, तो हम सुनना चाहेंगे आपके जीवन की लिमिटलेस एनर्जी, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, ये सब माइंड की खेल के विषय में आपका अनुभव अब सब हम श्रवण करेंगे। 45 मिनट तो भाई आपकी कुछ वोट ऑफ थैंक्स करेंगे, और लास्ट में हमारी रुकमा बहन फॉरबिसगंज से आपको हम सबको 5-7 मिनट का कमेंट्री भी कराएंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर योर ओन फीलिंग्स। मोस्ट वेलकम। भाई साहब आप अपना मैं 30 मिनट रखूंगा, क्योंकि मैं 30 मिनट सेशन करके फिर आपको हैंड ओवर कर दूंगा। ओके ओके, तो मैं अभी गोवा में हूँ जी, और दिल्ली से बाइक चला के गोवा पहुंचे 3 दिन में। So that is the practical example of mind power. Good. 2000 किलोमीटर राइड किया है। Okay, now let me start. Okay. Good evening to everyone. Om Shanti. कहते हैं कि no power can beat the mind power. दुनिया में जितना भी खेल हो रहा है, जितना भी साइंस डेवलप हुआ है, वो सब माइंड पावर के कारण हुआ है। क्योंकि जो पहला हवाई जहाज उड़ा था दुनिया में,
वो 17 दिसंबर 1903 को अमेरिका में राइट ब्रदर्स ने पहले एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें वो एयरक्राफ्ट 12 सेकंड के लिए उड़ के और 120 फीट पे जाकर के गिर गया था। और आज का एयरक्राफ्ट आप देख रहे हो कितना फास्ट चलता है। तो ये सब माइंड पावर के कारण ही इतना ये डेवलप हुआ है कि हम इतना कुछ साइंस में भी अचीव कर पाए हैं, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट माइंड पावर से कनेक्टेड। दुनिया में जितने भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि हमारा जो स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस है वो 90% हमारा माइंड पावर डिसाइड करता है। तो इंसान की जो असली ताकत होती है वो होती है माइंड, और माइंड की भी असली ताकत होती है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन, या हम कहते हैं अर्ध जागृत मन, अंतर मन। तो जब राजयोग की ट्रेनिंग की और हमने देखा कि इतना गहरा ज्ञान यहाँ पे, सोल, माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार, ब्रेन, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ये माइंड पावर ट्रेनिंग खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं पहले एयरफोर्स में था 5 साल, तो एथलेटिक, बॉक्सिंग, साइकिलिंग में काफ़ी नेशनल लेवल तक खेले थे। लेकिन जब ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में 1989 में बैंगलोर में जब परिचय हुआ, तो फिर मैंने हठ योग का भी कोर्स किया और राजयोग का भी किया। तो उनको जब कंबाइंड करके जब ये एक ट्रेनिंग डेवलप किया, तो पता चला कि इसका तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से भी ज़्यादा हम लोग ट्रेनिंग एथलीट्स को दे सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट दादी प्रकाश मणि को, जगदीश भाई को और निर्वैर भाई को जब दिया, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आप ये विंग के लिए एथलीट्स को ट्रेनिंग दो। उसके लिए कुछ बाहर की किताबें भी पढ़ी, जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी का एक बुक है, वो ज्ञान से काफी सिमिलर, मिलता जुलता है। फिर मुरलियों से कुछ पॉइंट निकाल के गया कि जो सुपर माइंड है, जिसको हम अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम से पुकारते हैं, ऑलमाइटी, शिव बाबा, अल्लाह, ईश्वर, तो उस सुपर माइंड से जब हम कनेक्ट करते हैं सुप्रीम सोल से, तो एनर्जी आती है हमारे सोल के अंदर। सोल से एनर्जी आती है माइंड में, माइंड से फिर हमारे ब्रेन के अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, और वो हार्मोन्स के द्वारा हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। अब वो चाहे स्ट्रेस हार्मोन्स हों, चाहे वो हैप्पीनेस हार्मोन्स हों, वो हमारे डिपेंड करता है थॉट पावर के ऊपर। तो इसका एक बहुत सुंदर सा चार्ट मैंने बनाया। कभी भी जब ट्रेनिंग वगैरह होगा तो वो चार्ट या मैं भी आपको भेज दूंगा। तो जितना भी हमारी ट्रेनिंग है, सबसे पहला उसमें नॉलेज होता है सुप्रीम पावर का। तो सुप्रीम पावर से जब माइंड के अंदर एनर्जी आती है, तो सबसे पहले माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का डिफरेंस बताना बहुत जरूरी है दुनिया को। कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन जो अभी काम कर रहा है। मैं कभी हिंदी इंग्लिश में बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हमारा कॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड कर रहा है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड का जो भाषा है वो है इमेज, पिक्चर, विजुअलाइजेशन। तो जब भी हम सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें, खासकर एथलीट को, हम विजुअलाइजेशन की टेक्निक सिखाते हैं। अब हमारा ये जो ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है राजयोगा का, ये, और हमारे एथलीट को चाहिए गोल्ड मेडल, तो उसको उसके हिसाब से अगर हम ये बेसिक्स बताएं कि कैसे माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का आपस में कॉम्बिनेशन है। जैसे एक शिप होता है ना, समुद्री जहाज, तो उसमें एक
कैप्टन होता है, वो ऊपर से गाइड करता है, इधर चलो, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ। तो नीचे वाला जो क्रू होता है, इंजीनियर, वो उसी हिसाब से शिप को डाइवर्ट करता रहता है। ऐसे ही हमारा चेतन मन है, वो चेतन मन जैसे गाइड करेगा, उसी के हिसाब से हमारा अवचेतन मन उसी दिशा में बहना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो चेतन मन है, इसको हम कब कब प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और कौन कौन से टूल्स हम यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने थोड़ा स्टडी किया, बहुत सारे स्पीकर्स को भी सुना। तो दुनिया में जितनी भी ट्रेनिंग है, हमने देखा कि ये 5 टूल्स के इर्द गिर्द घूमती है। सबसे पहला है मेडिटेशन, जिसको हम कहते हैं राजयोगा मेडिटेशन। राजयोगा में कनेक्टिंग द सेल्फ विद द हायर सेल्फ। अगर हमारा ये योग लग जाए, तो फिर आपको और कोई माइंड पावर टूल्स की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा, हम लोग अमृत वेले भी बैठते हैं, तो सोल कॉन्शियस बहुत ज्यादा मिनट नहीं रह पाते। इसीलिए बाबा ने कहा है कि बच्चे मुझे याद करो, साथ के साथ वर्ष को भी याद करो। वर्षा मीन्स गोल्डन एज। कभी हम वतन में जा रहे हैं, कभी सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। तो ये सब अल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक साइंटिस्ट थे जर्मनी के, बाद में वो यूएसए में चले गए थे, उन्होंने भी कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। आपको कितना भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो हम अपने जीवन में बहुत आगे नहीं जा पाते। आपने देखा होगा, कुछ लोग बीटेक, एमटेक, पीएचडी भी कर लेते हैं, और अगर वो बिजनेस करें तो जरूरी नहीं है कि वो सफल हो जाए। एक 10वीं फेल व्यक्ति, अगर उसका विजुअलाइजेशन पावरफुल है, तो वो पीएचडी और एमटेक स्टूडेंट से आगे भी निकल सकता है। जैसे भारत में धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल देते हैं कि उन्होंने 500 रुपए से बिजनेस अपना स्टार्ट किया था, एक पेट्रोल पंप के ऊपर, और वो कीनिया में थे उस समय। लेकिन उनका विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल था कि उन्होंने ऐसा विजन देखा कि मुझे एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना। जब वो संसार से गए, तो उनका जो एम्पायर था वो 50,000 करोड़ का था। 500 रुपए से स्टार्ट करके कोई व्यक्ति इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दे, तो आप सोचो कितना पावरफुल विजुअलाइजेशन उस व्यक्ति का होगा। ऐसे ही एक माइकल फेल्प हैं, जो स्विमर हैं अमेरिका के, तो उन्होंने 28 मेडल लिए अभी तक ओलंपिक्स के अंदर। 23 तो गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। तो जब उनसे पूछा कि आपने इतना मेडल कैसे जीत लिया, दुनिया में कोई भी एथलीट इतना ज्यादा मेडल नहीं जीत पाया। 2 घंटे विजुलाइज करता हूँ अपने गेम। अब आप सोचो कि जो व्यक्ति 2 घंटे विजुलाइज करता है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड की कितनी जबरदस्त प्रोग्रामिंग हुई है। तो ये जितने भी एथलीट हैं जो इतिहास रचते हैं, वो जाने अनजाने अपने अवचेतन मन की शक्ति को टैप कर लेते हैं और अपने प्रोफेशन के अंदर लगा देते हैं। हम लोग ज्ञान में आए, आत्मा का भी पता चला, परमात्मा का भी, उतना ऊर्जा हमने अपने अंदर इकट्ठी की। तो अब इसको हमें चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम गेम खेल रहे हैं, तो गेम के अंदर एक्सेल करना है। अगर हम सेवाएं कर रहे हैं, तो सेवाएं इतनी उस लेवल की करनी है। नहीं तो क्या होता है कि वो जो एनर्जी है वो हमारे अंदर स्टैग्नेंट हो जाती है और वो चैनलाइज नहीं होती। इसीलिए मतलब हमें जो अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी कहते हैं ना, योगेशु कर्मेशु कौशलम, जिस योग से कर्म के अंदर कुशलता है, उसको हम योग कहेंगे।
ऐसा नहीं है कि हम राजयोगी बन गए, पढ़ाई में भी फेल हो रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट किया वो भी ठप हो रहा है, और लाइफ में जो खुशी आनी चाहिए, शांति आनी चाहिए, जो प्रोग्रेस अनुभव होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हमने कहीं न कहीं कोई ना कोई टूल्स को हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे। नहीं तो आध्यात्मिकता का मतलब है, जो आत्मिक शक्ति का मतलब है आर्थिक शक्ति। अगर हम आत्मिक शक्ति का अभ्यास करते हैं, तो हमारी आर्थिक समृद्धि भी डे बाय डे बढ़ती जाएगी। आप कितने भी, वो पहले एकदम छोटे से थे, उसके बाद किराए पे लिए, फिर प्लॉट लिया, फिर धीरे-धीरे बड़ी बिल्डिंगें होती चली गई। तो इसमें भाई-बहनों का जो आत्मिक पुरुषार्थ है, उसका बहुत बड़ा रोल है। ऐसे ही हमारे गृहस्थ जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में, स्पोर्ट्स लाइफ में, अगर हम इस स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ करना सीख जाएँ, तो हम पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ऐसा हमने अनेक टीमों के साथ काम किया है। सबसे पहले साइना नेहवाल, बैडमिंटन प्लेयर, उनको लगता था भैया बहुत एंग्ज़ायटी हो जाती है, बहुत गुस्सा आता है, बड़ी इरिटेशन हो जाती है मुझे। तो फिर उनके फादर ने, डॉक्टर हरबीर सिंह नेहवाल ने, फिर ये सेशन स्टार्ट करवाए, और धीरे-धीरे उनकी परफॉर्मेंस एक उस लेवल तक पहुँची जिसका वो क्रेडिट देते हैं। फिर क्रिकेट टीम के साथ, शूटिंग टीम के साथ, बॉडी बिल्डिंग टीम के साथ नेपाल में भी आना हुआ, तो वहाँ भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही प्लेयर्स की। तो कहीं न कहीं मतलब थॉट पावर को जब हम चैनलाइज़ करना सीख जाते हैं, तो उसमें ये 5 जो टूल हैं वो काम आते हैं। तो इसमें मैंने अभी तो 5 टूल लिखे हुए हैं, इसकी काफ़ी आगे तक एक्सप्लेनेशंस हैं। तो पहला है मेडिटेशन, दूसरा है विजुअलाइज़ेशन, तीसरा है अफ़र्मेशन। अफ़र्मेशन को ज्ञान मार्ग में कहते हैं स्वमान। आई एम ग्रेट, आई एम वंडरफुल। ना अपना स्वमान ऊँचा रखना। समाज में, लौकिक में, अलौकिक में बहुत चैलेंजेस आते हैं, जैसे हम आगे कुछ चैलेंजेस भी बढ़ते जाते हैं। तो उनको काउंटर करने के लिए अफ़र्मेशन या स्वमान जो हमारे सूरज भाई बताते हैं, मैं मास्टर ऑलमाइटी ऑथॉरिटी हूँ। आप 15-20 मिनट ये स्वमान प्रैक्टिस करें, सुबह उठते ही एकदम ऐसा नशा चढ़ जाता है इंसान। तो ये अफ़र्मेशन का भी हम प्लेयर्स को प्रैक्टिस कराते हैं। आई एम विनर, आई एम ग्रेट, आई एम विक्टोरियस। अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं नहीं आप नहीं जीतोगे, लेकिन उसको काउंटर करके अफर्मेशन दे करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है, इसको हम पेपर पे लिख सकते हैं, अफर्मेशन को बोल के हम कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप में रिकॉर्ड करके अफर्मेशंस को फिर हम उनको सुन सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं अफर्मेशन। जैसे मान लो किसी को डर लगता है अंधेरे से, तो अगर उसका काउंटर अफर्मेशन बना लें, नो आई एम बोल्ड, आई एम करेजियस, तो वो उसका डर जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और चौथा है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक का मतलब है कि हम आत्मचर्चा, हम इतनी बात दूसरे से नहीं करते जितनी बात हम खुद से करते रहते हैं पूरे दिन। चिंतन मनन कहते हैं हम इसको, है ना? तो वो जो अपने आप से बातें करते हैं, तो किसी भी सांसारिक व्यक्ति का मन में हमें ज्यादा समय तक उसके साथ चिंतन मनन नहीं करना। नहीं तो क्या होता है कि वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर आपकी गिलानी कर दी, आपके जीवन में विघन रूप बन के आ रहे हैं, तो वो व्यक्ति सामने आते ही हमारे मन में उसके लिए नेगेटिव चिंतन स्टार्ट हो जाता है। अब उस व्यक्ति का
नुकसान हो या ना हो, लेकिन हमारा नुकसान उसमें ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारा जो नेगेटिव चिंतन किसी के प्रति ज्यादा लंबे समय तक ना हो। उसका तरीका ये है कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है, तो उसकी कोई एक विशेषता को अपने मन में ला के और उसकी जो नेगेटिव है, जो हम उसकी नेगेटिविटी हमें दिखाई देती है, उससे हम अपने आप को छुड़ा सकते हैं। और पांचवा है साइलेंस। जब भी हम साइलेंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो मन का मौन भी और मुख का मौन भी, तो हमारे अवचेतन मन को मतलब टाइम मिल जाता है और हमारा जो चेतन मन है वो साइलेंट मोड में चला जाता है। हमारी जो इंट्यूशन है, जो हमें गाइड करती है कि ऐसे करो, ऐसे करो, है ना, ये जो अलग अलग पॉइंट्स हमारे अंदर से आते हैं, तो वो फिर क्लियर पॉइंट हमें आने सुनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये 5 टूल दुनिया में जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, वो इनके इर्द गिर्द घूमती है। आप किसी भी संस्था में चले जाओ, या तो मेडिटेशन की बात करेंगे, या विजुलाइज कराएंगे, या अफर्मेशन सुनाते हैं, या फिर वो सेल्फ टॉक के बारे में बताते हैं कि भाई अपने आप से मीठी मीठी बातें करो, बाबा से बातें करो, ना, वरिष्ठ दादियों से, वरिष्ठ भाई बहनों से बातें करके अपने आप को पॉजिटिव चिंतन प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और साइलेंस तो है सुबह और शाम को 2 टाइम तो करना ही है, और हर घंटे में 1 मिनट का हम ऐसा प्रैक्टिस कर लें कि मुझे 1 मिनट साइलेंस का टाइम निकाल के, और इन पांचों टूल्स में से कोई भी टूल हमें यूज करना। अब बात आती है कि जब माइंड से ब्रेन के अंदर थॉट्स जाते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। वैसे तो 4 फ्रीक्वेंसी होती है मेन: बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। तो जब भी हमें अपनी प्रोग्रामिंग करनी है सबकॉन्शियस माइंड की, आपको लगता है कि मेरे अंदर ये नेगेटिविटी है और इतने टाइम से ये जो आदत है छूट नहीं रही, तो उसका तरीका है अल्फा लेवल में जब भी ब्रेन हो, उस समय हम उसकी प्रोग्रामिंग करें। बीटा का मतलब है 12 से 18 साइकिल्स पर सेकंड। जब हम जागृत अवस्था में, जब हम अलर्ट हैं, तो अभी हम जो बैठे हैं वो हम बैठे हैं बीटा वेव। अगर हमारी ईसीजी किया जाए, जो मशीन होती है हमारे ब्रेन वेव्स को मेजर करने की, तो वो अभी शो करेगी 12 से 18 साइकिल्स पर सेकंड। लेकिन अगर अभी हम 5 से 10 मिनट साइलेंस में बैठ जाएं, जैसे लाल बत्ती करते हैं, म्यूजिक चलाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे थॉट्स कम हो जाते हैं, मतलब हम अल्फा लेवल में पहुंच जाते हैं। अल्फा लेवल में कैपेसिटी है वो कई हजार गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और उसके नीचे जो फ्रीक्वेंसी है उसको कहते हैं थीटा, मतलब 4 to 8 साइकिल्स पर सेकेंड। वो जब फ्रीक्वेंसी आती है तो हमें नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। आप यहाँ बैठे बैठे सोना स्टार्ट कर देंगे, तो मतलब आप थीटा वेव में जा रहे हैं। और जब गहरी नींद आती है, जब हम किसी को नाम से पुकारें और वो उठे नहीं इंसान, तो उसको कहते हैं डेल्टा वेव। तो वो 0.5 to 4 साइकिल्स पर सेकंड होती है, और हर 2 घंटे में नेचर की तरफ से हमें 20 घंटे की डेल्टा वेव मिलती है। इसीलिए 6 से 7 घंटे हमें सोना चाहिए, तो हम एकदम फ्रेश उठेंगे। अगर हम 10, 8, 10, 12, 14 घंटे सो के उठेंगे, तो आप हमेशा नेगेटिव मतलब फ्रेश नहीं उठेंगे, थकान आपको फील होगी कि जैसे आप मतलब फ्रेश नहीं है।
तो नींद की भी एक बहुत बड़ी एक स्लीप थेरेपी है। तो 6 to 7 आवर्स बेस्ट है स्लीप। रात को 10 बजे सो जाओ और 4 बजे उठ जाओ। जो योगी आत्माएं होती हैं उनका थोड़ा और कम रिक्वायरमेंट होती है स्लीप की, बट ऑन एन एवरेज इट इज 6 to 7। तो अब जब भी हम सो के उठते हैं, चाहे सुबह, दोपहर को या रात को, तो हमारा जो ब्रेन है वो डेल्टा से थीटा में, थीटा से अल्फा लेवल में आता है। और अल्फा लेवल में 5 to 10 मिनट नेचुरली, अगर हम सो के उठने के बाद बातें करना शुरू ना करें तो हमें जब भी सो के उठते हैं तो वो जो 10 मिनट्स हैं, कितना भी जरूरी काम हो, हमें घर का काम में नहीं लगना चाहिए, या हमें कोई भी मोबाइल वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, न्यूज़पेपर में नहीं लगना चाहिए। मतलब बुद्धि का कोई ऐसा काम ना करें जो हमारी फ्रीक्वेंसी अल्फा से बीटा में चली जाए, क्योंकि बीटा लेवल में जाने के बाद कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो अमृत वेले के टाइम हम लोग योग करते हैं, ध्यान करते हैं, वो अमृत वेले के बाद उतना फोकस नहीं हो पाता माइंड। इसीलिए हम अमृत वेला करके और उसके तुरंत बाद अगर मुरली के पॉइंट रिवाइज कर लें तो बहुत ही अच्छा है। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग हो जाती है, जो बाबा चाहते हैं। हमें वो प्रोग्रामिंग करनी है जो मुरली की श्रीमत चाहती है, और उसके लिए हम अमृत वेले के तुरंत बाद भी ये कर सकते हैं। तो जब भी हम संध्या बेला करते हैं, अमृत वेला करते हैं, तो उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का सबसे बढ़िया टाइम है। वैसे इनके अलावा भी कुछ और भी टूल्स हैं, जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक थेरेपी। तो अगर हम बाबा के अच्छे अच्छे गीत सुन लें, जब हमें लग रहा है कि हमारी अवस्था अच्छी नहीं है, हम डिस्टर्ब हैं, या कुछ अंदर की ऐसी चलाएमानी है कि जो हम योग करना चाह रहे हैं वो नहीं फोकस हो रहा माइंड, तो उस समय जो अच्छे अच्छे गीत हैं वो हम सुन करके भी अपने माइंड को फोकस। फिर दूसरा है स्पीकिंग एंड राइटिंग। जब भी हम लिखते हैं या स्पीच करते हैं तो उससे भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। फिर ड्राइविंग वगैरह भी जो लोग करते हैं, तो ड्राइविंग में लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों एक्टिवेट होते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू एक्टिवेट योर माइंड। तो ये टूल्स हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी सारी ट्रेनिंग चलती है। तो बहुत सिंपल है, आप इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, और जितना आपने स्टडी किया होगा उतना ही इफेक्टिव आपकी प्रेजेंटेशन होती चली जाएगी। और प्लेयर्स, कोचेस, फिजिकल एजुकेटर्स एंड स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स का तो हम लोग कराते हैं, जो जिम में जाते हैं, योगा एकेडमी करते हैं, तो ये इस कैटेगरी के लोग इसमें आते हैं। लेकिन इनके अलावा भी आप ये प्रोग्राम करा सकते हो स्टूडेंट्स के लिए, किसी कंपनीज में जा करके। तो माइंड पावर डेवलपमेंट थ्रू राजयोग, क्योंकि माइंड पावर की ट्रेनिंग्स बहुत लोग दे रहे हैं। आज यूट्यूब में जाएंगे तो आपको सैकड़ों ट्रेनर मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमें ऐसी ट्रेनिंग करानी है जो बाबा से लोग जुड़े। हमारी ट्रेनिंग करने के बाद उनको ऐसा ना लगे कि कोई ये अलग ही थ्योरी हम उनको सिखा रहे हैं, तो इसलिए राजयोगा वर्ड को ऐड करना बहुत जरूरी है। तो माइंड पावर डेवलपमेंट थ्रू राजयोगा, तो वो फिर 3 दिन का कोर्स भी करते हैं। उसके बाद उसको आगे कैसे हमें बढ़ाना है उसके ऊपर भी चिंतन करते हैं। तो फिर हम जो एथलीट्स होते हैं उनसे खुद पूछते हैं कि भाई हमारी माइंड की एनर्जी ड्रेन कैसे होती है, आप बताओ।
तो फिर वो लोग बताते हैं कि सर हमारी जो एनर्जी ड्रेन होती है वो जब हम ज़्यादा गुस्सा करते हैं, छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, सामने वाले के व्यवहार को देख कर के गुस्सा आ जाता है। तो हमारे ब्रेन के अंदर ऐसा मैकेनिज़्म है कि जैसे ही हमें गुस्सा आएगा, तो हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनको कहते हैं कॉर्टिसोल। और आपके माइंड में एकदम हल्के, एकदम लाइट विचार रहेंगे, बेफ़िक्र होकर के रहेंगे। बाबा जो करा रहा है ड्रामा में जो नूंद है, नथिंग न्यू। तो इस तरह से बड़ी-बड़ी समस्याओं को भी बिंदी लगा कर के आगे बढ़ेंगे, तो हमारा जो ब्रेन है वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ नहीं करेगा। स्ट्रेस हार्मोन मतलब वो जो ब्लड के द्वारा जो केमिकल्स हैं वो पूरे बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो हम लोग बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर उसकी जगह हम एकदम लाइट रहें, दूसरों के बारे में शुभ भावना रखें, कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, भले आपसे जूनियर है, तो आपको अगर खुशी होगी, आपको अच्छा लगेगा कि देखो मैंने इसको विशेषता दी और ये कितना नाम कमा रहा है, इतना जीवन में आगे बढ़ रहा है, तो उससे आपके अंदर हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होंगे और वो हैप्पीनेस हार्मोन्स आपको फिर एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जिसको हम एंडोर्फिन कहते हैं। तो ये अंदर 10 ग्लैंड है बॉडी के अंदर। तो थायराइड है, पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी है, पैराथायराइड। तो इस तरह से जो मेल फीमेल्स के, तो ये सारे हमारे माइंड के ऊपर कनेक्टेड है। अगर हमारे मन में नेगेटिव वेस्ट या इम्प्योर थॉट्स आएंगे तो ये ग्लैंड फिर उसी हिसाब से एक्टिवेट हो जाता है। तो ये हमारा जो ज्ञान है, बाबा ने हम बच्चों को जो ड्रामा का पार्ट बताया, ट्रस्टी होकर के सबका पार्ट देखना। कोई कैसा भी व्यक्ति है समाज के अंदर, चाहे कोई ड्रिंक कर रहा है, चोर है, कोई टेररिस्ट है, तो हम उनके पार्ट से डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि जैसे ही हम डिस्टर्ब होते हैं तो एक तो हमारी वाइब्रेशंस नेगेटिव हो जाती हैं, उस व्यक्ति तक वो वाइब्रेशंस पहुंच जाती हैं। तो जब हम नेगेटिव वाइब्रेशन से किसी के पास उसको समझाने के लिए जाएंगे तो उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा। उसके अलावा जब हम पॉजिटिव थॉट से जाएंगे, कल्याण की भावना से जाते हैं, शुभ भावना से किसी को हम समझाते हैं, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट रहता है। उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है जब हम अपने अल्फा लेवल में जा करके उनको ट्रेनिंग देते हैं। अल्फा लेवल मतलब जब आप खुश हैं, है ना, दुआएं ले रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं और आपके मन में कोई इरिटेशन नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है किसी के पार्ट को देख करके। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम किसी के पार्ट को देख करके इरिटेट ना हो, है ना। हर एक का लेवल अलग है, हर एक का पार्ट अलग है। चाहे छोटा-छोटा काम कर रहे हैं कोई लोग, कोई रेहड़ी चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, तो उनका भी सृष्टि के अंदर बहुत-बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो हम जब आत्मीय उनसे व्यवहार में आएँगे, तो हमारे अंदर रहम की भावना आएगी, हमारे अंदर टॉलरेंस आ जाएगा, हम उनकी कितनी भी न्यूसेंस को सहन कर लेंगे। जैसे बाबा कहता है ना कि आपका काम है कंकड़ को हीरे जैसा बनाना। ना कंकड़ जैसे लोग हैं, उनको भी हीरे जैसा बनाना, कांटों जैसा जो दुख दे रहे हैं, उनको फूल जैसा परिवर्तन करना। तो ये तभी संभव है जब हम उन लोगों के साथ मिल-जुल करके रहें, उनके साथ थोड़ा मिक्सअप हों, उनको अपनापन दिखाएँ, उनकी केयर करें, है ना? तभी उनकी स्वभावना हमारे साथ जुड़ेगी और वो हम हमारे साथ सुनेंगे, मतलब हमारी बात। अब जैसे कोई मान लो तालाब में गिर जाए, तो अगर हमें उसको बचाना है, तो हमें भी कूदना पड़ेगा उसके लिए, तब हम उसको बचा के लाएँगे। ऐसा नहीं है कि हम उससे दूरी बना के रखें, ये तो नेगेटिव है, ये तो बहुत उल्टा आदमी है,
तो हमारे लिए भी मन में उसके प्रति घृणा पैदा हो जाए, तो फिर हम उनको परिवर्तन नहीं कर सकते और हमारे माइंड की जो एनर्जी है वो ड्रेन होती रहेगी। तो हर सेकंड हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये हर चीज हमारी मेंटल एनर्जी को इफेक्ट करती है। तो ये चीजें जब हम खिलाड़ियों को समझाते हैं और प्रैक्टिकली कमेंट्री करके उनको वो ड्रिल कराते हैं, तो फिर उनको लगता है कि भाई ये जो चीजें हैं ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं दी जा रही, और अगर दी भी जा रही है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, तो एक तो वो सुपर माइंड से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो सुप्रीम एनर्जी जो जनरेटर है, सुप्रीम जनरेटर, उसका तो इसलिए उनकी आदतें भी अच्छी नहीं होती लॉन्ग रन में। तो हमारी जो ट्रेनिंग है ये काफी इफेक्टिव है। इसको आप सीख करके और निःशुल्क हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, इसका भी बड़ा प्रभाव है, क्योंकि वो लोग पैसे लेकर के करते हैं तो पैसे वाली ट्रेनिंग में उतनी ताकत रहती नहीं है। तो ये ट्रेनिंग के कुछ टूल्स हैं जो हम लोग, 1 दिन की भी ट्रेनिंग होती है, 2 दिन की भी होती है, 3 दिन की होती है, और उसमें जो ये 7 नेगेटिव एनर्जीज हैं इसके ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। एंगर जैसा मैंने बताया, फिर ईगो, है ना, जितनी बड़ी ईगो होगी उतना ही लोगों को डिप्रेशन ज्यादा होता है, टेंशन में चले जाते हैं। बहुत ज्यादा कोई बड़ा सेठ है, दिवालिया हो गया, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए ईगो को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। फिर अटैचमेंट, जैसे ज्ञान में बताया जाता है कि भाई अटैचमेंट अगर टू मच है किसी से भी, तो उसका माइंड के ऊपर बहुत गहरा इफेक्ट आता है। चाहे वो लौकिक परिवार है या अलौकिक है, चाहे हमारे कोई ब्लड रिलेशन में है, तो हमें नष्टो मोहा होना बहुत जरूरी है। उससे हमारी माइंड पावर डिवाइडेड बढ़ती जाएगी। फिर ग्रीड है, बहुत ज्यादा लालच, ना मैं ये कर दूं, मैं उतना एक्सपेंशन में चला जाऊं। तो हमारे पास लिमिटेड टाइम, एनर्जी और थॉट्स हैं, तो इनको हमें ऐसी जगह लगाना है जहां से हमें रिटर्न मिले। फिर हमारा फियर, कई बार हमें अननेसेसरी फियर हो जाता है। हम कहीं रात में जा रहे हैं, कहीं कोई हमसे कोई कुछ नेगेटिव घटना ना हो जाए, हम हवाई जहाज में जा रहे हैं। तो ये ऐसी ऐसी फोबियाज हैं जिनके कारण हमारे माइंड की ड्रेन होती रहती है एनर्जी। फिर लेजीनेस, हम सुस्ती के कारण टाइम से ना उठें, टाइम से योग ना करें, टाइम से एक्सरसाइज ना करें, तो हमारी एनर्जी डे बाई डे बढ़ने की बजाय और ही घटनी स्टार्ट हो जाती है। और फिर लस्ट, ये दुनिया में नंबर 1 जो प्योरिटी क्राइसिस आज समाज में देखने को मिल रहा है, जेलों में, कोर्ट कचहरी में, पुलिस थाने में, जहाँ जाके देखोगे आप, 90% या तो काम के केसेस मिलेंगे या फिर क्रोध के मिलेंगे। तो इसके ऊपर भी सोल कॉन्शियस के द्वारा हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा भोजन खा करके हम अपने एनर्जी को ड्रेन होने से बचा सकते हैं। फिर साथ के साथ उनको ये भी बताते हैं कि एनर्जी मिलेगी कैसे। एनर्जी मिलेगी ज्ञान से, है ना, जितना हम नॉलेज लें, खासकर ये जो यूनिक बातें हमारी बताई जाती हैं, ये दुनिया में कोई नहीं बताएगा कि 5000 वर्ष का साइकिल है पूरा। सुप्रीम पावर ऊपर बैठे हुए हैं, सुप्रीम पावर एक तन में आकर के माउंट आबू में वो पूरा ज्ञान दे रहे हैं दुनिया को। तो ये जो 4-5 बातें हैं, ये एकदम यूनिक है। तो इससे भी हमें हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है। फिर जितना हम शांति से रहेंगे, शांति से काम निकालेंगे, मीठा बोल के काम निकालेंगे, तो हम मेंटली स्टेबल रहेंगे। फिर प्योरिटी, है ना, प्योरिटी इज मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज। तो जितना भी वर्च्यूज हैं वो फाउंडेशन प्योरिटी। जितने भी महान पुरुष हुए हैं वो इसी पावर के कारण महान हुए हैं। तो मुझे भी बड़ा, जब ज्ञान में नहीं थे तो स्वामी विवेकानंद जी, ना, और इन लोगों के हम
महात्मा बुद्ध जैन, महावीर जैन, तो इनका देखते थे कि इनको जो भी मतलब इन्होंने अपने जीवन में कुछ किया, जो क्रांति लाए, वो कहीं न कहीं जो फाउंडेशन था वो पवित्रता के ऊपर था। तो इनसे भी हमें काफ़ी प्रेरणा मिली और बाबा का बनने के बाद तो फिर लाइफ ही एकदम देवी-देवता जैसी बन जाती है। उसके बाद लविंग एटीट्यूड, कई बार हम अपने साथियों के साथ अ, व्यवहार थोड़ा ऊपर-नीचे कर देते हैं, रफ बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे जो जूनियर्स हैं, वो हमारे व्यवहार देख कर के ही फिर हमसे वो ज्ञान से दूर हो जाते हैं। तो हमारा लौकिक हो या अलौकिक, अपने व्यवहार को बहुत मृदुल रखना, मीठा रखना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पूरे आध्यात्मिकता की, पवित्रता की, मेडिटेशन का जो एंड रिजल्ट है, वो है आपका व्यवहार ऐसे लोगों से जिनसे आपका कोई काम नहीं है, जिनसे कोई लेना-देना नहीं। उनके साथ आपका कैसा व्यवहार है, ये आपका पता चलता है कि आपकी डेप्थ कितनी है अंदर। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर हैप्पीनेस, ना खुश रहने की कोई-कोई छोटी-छोटी हमारी जो सेलिब्रेशंस हैं, किसी की कोई गाड़ी आ गई है, किसी का बर्थडे है, किसी को कोई ट्रॉफी मिली है, तो हमें ऐसी खुशी हो जैसे मुझे ट्रॉफी मिली हो। तो उससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी हमारे लाइफ के अंदर आती है। फिर हमारा जो ब्लिस है ना, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ये बढ़ती है धीरे-धीरे। और जो 7वां पॉइंट है वो है पावर। तो जब हमारी ये धारणाएँ होती हैं, तो हमारी जो माइंड पावर है, जो मेंटल पावर है, वो जिस भी फील्ड में बढ़ना स्टार्ट कर दे। तो हमें एक तो ये ध्यान रखना है कि हमें अल्फा टाइम जो हमारा है 5 टू 10 मिनट, उसका पूरा मैजिक टाइम है, मिरेकल टाइम है, उस समय को हमें वेस्ट नहीं करना। वो अमृत वेला भी होता है, संध्या वेला भी होता है, या रात को हम जब भी सो के उठ जाएँ, तो वो जो 10 मिनट है उसको हमें पूरा भरपूर यूज़ करना। जो भी हमारा गोल है, जैसे हम देवी-देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमारा वो गोल हो सकता है। खिलाड़ियों के लिए भई मुझे ओलंपिक में मेडल लेना है, तो वो गोल को हम विजुअलाइज़ करें। तो इस तरह से हम अपनी पावर्स को मेंटेन रखें। साथ के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जीवन में RED ना, इसका बड़ा महत्व है। मतलब रेस्ट, एक्सरसाइज़ एंड डाइट। कई बार हमारे एथलीट इसलिए नहीं जीत पाते मेडल कि उन्होंने रेस्ट प्रॉपर नहीं किया हुआ होता रात को। अब सेकंड नेक्स्ट डे आपका कॉम्पिटिशन है, रात को नींद नहीं आई, आप नए जगह पे गए, है ना? आपको वहाँ का एटमॉस्फियर समझ में नहीं आया, एक ही रूम में 8-10 लोग सो रहे हैं, अकोमोडेशन प्रॉपर नहीं हुई, मॉस्किटोज़ हैं, बहुत सारे छोटे-छोटे कारण होते हैं जो हमें नींद हमारी डिस्टर्ब कर देते हैं। ऐसे ही अगर हम जैसे मान लो आज रात को टाइम से नहीं सोए, 10 और 11 के बीच में, तो हमारा अमृत वेला नहीं होगा तो हम मेंटली स्ट्रॉन्ग फील नहीं करेंगे और पूरी दिनचर्या खराब हो जाएगी। इसलिए कहते हैं द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ऑल द ग्रेट पीपल इज योर डेली रूटीन। डेली रूटीन को सेट करना। दूसरा पॉइंट ना, मेंटल एक्सरसाइज और फिजिकल एक्सरसाइज। तो हम आधा पौना घंटा वॉक करें, कुछ साइकिलिंग करें, कोई ना कोई एक्टिविटी, मैराथन में भाग लें, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ट्रैकिंग पे चले जाएँ। हर 2-3 महीने में कोई ना कोई ऐसी एडवेंचर एक्टिविटी करें, ताकि हमारा जो एडवेंचर के द्वारा हमारी पर्सनैलिटी इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो हमारे बच्चों को भी ऐसी ट्रेनिंग दें। तो ये हो गया एक्सरसाइज। और डी मतलब डाइट। अगर हमारा न्यूट्रिशन वाला डाइट नहीं है, नेचुरोपैथी वाला डाइट नहीं है, ना कितना ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, बादाम, किशमिश, तो ये हम इनका सदुपयोग करें, इसकी पूरी नॉलेज लें, किस समय कौन-सा खाना खाना है, तो फिर हमारी जो एनर्जी है वो बढ़ती चली जाए। तो अभी टाइम काफ़ी हो गया है। मुझे
जैसा मैंने बताया कि दिल्ली से हम लोग यहाँ राइड करके आए हैं। आज पूरे दिन हम लोग वहाँ प्रोग्राम में थे, फिर कल पूरा दिन प्रोग्राम है। तो आप कभी आएँगे तो वहाँ एक माउंट आबू में मिलेंगे और थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने तो बिल्कुल इतना डेप्थ में ले गए कि हम तो सुनते रह गए। क्या कहूँ, स्पीचलेस। आपको बहुत 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 बाबा की तरफ से, हमारे सब ब्राह्मणों के और दैविक परिवार की तरफ से बहुत बहुत नमन है। बस थैंक यू। 2 मिनट हम आपसे लेंगे। हमारे जी। हेम शर्मा पोखरेल जी हैं, बहुत बड़े ऑफिसर्स हैं और बाबा के बहुत बहुत जिम्मेवार रेस्पॉन्सिबल गार्जियन भी हैं। तो इसका हेल्प लेकर और 2-4 मिनट आपके लिए कुछ हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद फिर आप कर सकते हैं। मैं हेम शर्मा सर, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू टू शेयर सम फीलिंग्स टू आवर ब्रदर। ओम शांति। धन्यवाद, थैंक यू जगबीर सिंह भाई जी। वेलकम, वेलकम। मैं तो आपके प्रेजेंटेशन सुनकर बस अक्का बक्का हो गया। हम लोग राजयोग का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन उसका जो साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन है, वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन, इससे हमारा जो है ना थिंकिंग ओरिजिन भी बहुत वाइडर हो गया। इसके लिए आपको बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे को लगा कि आपका जो हम लोग 4-5 दिन कितने दिन के ये हफ्ता के कोर्स को आपने आधा घंटा में प्रिसाइसली हमारे आगे रख दिया। फिर भी हमारे लिए बहुत 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 उपयोगी है। हम लोग ने ये सुना है, लेकिन सुने थे पहले भी, लेकिन जो आपका प्रेजेंटेशन से ऐसा हुआ कि ऑर्गेनाइज्ड हिसाब से आया। ये जो अल्फा लेवल में हमारा मेंटल स्टेटस लाई मेंटेन करने के लिए जो इसको इम्पोर्टेंस आपने बताया, तो हम लोग ने वो महसूस भी किया था, लेकिन इसका साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन हमको इतना या ज्ञान नहीं था। इसलिए इसको बहुत एनर्जाइज हुआ, हमको रिवाइटलाइजेशन हो गया इससे। मेरे को लगा कि आपका कम से कम 1-1.5 घंटे का क्लास हमारा विजय भाई फिर ऑर्गेनाइज कर सके तो हमारे लिए, स्पेशली राजयोगी के लिए और जनरल पीपल के लिए भी ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए नेपाली आएंगे हम। मोस्ट वेलकम भाई जी, हम रखेंगे प्रोग्राम आपका। if you are most welcome in Nepal, maybe we can talk to our Didi also, if it is possible, because it will be very very much important for us to to make our Raj Yoga meditation more efficient and fruitful, so that we will try to make it with the help of Vijay Bhai, and also we request to Didi ji. So in this regard, I would like to thank you very very much for your presentation, and look forward to see you again, maybe in Kathmandu or maybe in another program. Thank you very much. Om Shanti. भाई साहब, आप व्यस्त होंगे तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे मधुबन में, माउंट आबू में, और आपका प्रोग्राम नेपाल में रखने के लिए अब तो सब एनवायरनमेंट बन ही गया है, तो जल्दी ही आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपका बेस्ट ऑफ लक, आपका जर्नी आगे बढ़ता रहे। फिर मिलेंगे भाई साहब। थैंक यू। ओम शांति। शांति। रमन भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें थैंक यू भाई जी। अब हम नेपाली में बात करते हैं, फिर मिलेंगे। ओके सर। टाइम दिया, आभारी हैं। फर्बिसगञ्जबाट हाम्रो रुक्मा दिदी हुनुहुन्छ। रुक्मा दिदी, हामीसँग एकछिन देखिनुहोस् त। म तपाईँलाई धेरै लामो समयदेखि चाहिराखेको थिएँ, खोजिराखेको थिएँ, मौका परिराखेको थिएन। कता हुनुहुन्छ रमन भाइजी, हाम्रो बहिनीजी, रुक्मा बहिनीजी, रमन भाइजी, रमन भाइ साहब। हजुर, रुक्मा हाम्रो दिदी कता दिदी आउँदै हुनुहुन्छ है दाजु, आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ आउँदासम्म हजुरले पनि यसो सबैलाई, जुन आज माइन्ड पावरको विषयमा तपाईँ पनि क्लास गराउँदै आज फर्बिसगञ्जमा पुग्नु भएको छ,
उहाँ आउन्जेलको समयलाई आज कोही विषयवस्तुसँग रिलेट गर्न मन गर्छु। म यो चाहन्थेँ कि हाम्रो जुन शनिबारको यो क्लास आफू पनि त्यसको विद्यार्थी हुँ यो विषयको र मैले यसलाई परीक्षण पनि तपाईँको डिस्टर्ब आइरहेको छ रमन भाइजी। फेरि अहिले हाम्रो नेपालमा खेलाडीहरूको हामीले नेपालमा राज्यमा खेलाडीहरूलाई जोड्न सकेका छौँ र राज्यको प्रशिक्षण हजुरको नेटमा दि प्रब्लम देखियो। म हाम्रो युवा भाइ बिके राकेश। अब खेलाडीले के रियलाइज गर्नुभयो भन्दाखेरि यो राजयोग मेडिटेसनले खेलमा हाम्रो सफलता हुने रहेछ भन्ने कुरालाई रियलाइज गर्नुभयो। त्यो धेरै ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब बाबातर्फ आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि रुक्मा दिदीज्यू पनि यहाँ फर्कनु भइसक्यो। दिदीज्यू त्यहाँ कल लिँदै हुनुहुन्थ्यो, गीता दिदी। ओके, थ्याङ्क यू। म एकछिनपछि दिदीलाई सम्झौँला। आज हामी बिचमा राकेश भाइ जो युवा हुनुहुन्छ, भाइजीको त्यहाँ टाइम हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा हामी अलिक भएका थियौँ अनि र धेरै खुसी लाग्छ। अनि दाजुले भनि पनि राख्नु भएको छ, अब समय मौका मिल्यो भनेदेखि जगवीर भाइ साहबको पनि प्रोग्राम राख्ने, नभएदेखि जगवीर भाइ साहबको प्रोग्रामको त्यति समय मिलेन भने आधा घन्टा 45 मिनटमा फेरि प्र्याक्टिकल्ली नेपालीमा पनि सानो जगवीर त यहाँ छँदैछु फेरि। थ्याङ्क यू भेरी मच। म आज हाम्रो युवा भाइ बिके राकेश काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। हामीलाई धेरै जसो समय यो ब्याकग्राउन्डमा रहेर टेक्निकली सपोर्ट पनि गर्नुहुन्छ। राकेश भाइ, हाम्रो सिग्नल। ओम शान्ति भाइजी। आजको विषयवस्तुको फिडब्याक सबै यत्रो दर्शकहरूलाई सेयरिङ गर्नुहोस् न। 1-1.5 मिनटमा आफ्नो अनुभूति सेयर गर्नुहोस् त भाइ। हजुर भाइजी, तपाईँले मलाई थोरै समय दिनुभयो, अत्यन्तै खुसी लाग्यो। मलाई पनि अघिदेखि सङ्कल्प गराइरहेको थियो के 2 शब्द बोल्न पाए हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो। साइने भइसकेको नि हुनुपर्छ। जुन आज विशेष हाम्रो भाइजीले मधुबनबाट हामीलाई जुन स्पोर्ट विङबाट हामीलाई जुन कुराहरू राख्नु भएको थियो र म आफै पनि पहिला जीवनकालमा एउटा केही समय अगाडि म पनि एउटा स्पोर्टमा एथलेटिक प्लेयर नै थिएँ म पनि। र मैले पनि आजसम्म धेरै गोल्ड मेडलहरू पनि मैले हासिल गरेको छु। र मेरो सबैभन्दा पहिला नै एम थियो कि सानैदेखि म चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल प्लेयर बन्छु भन्ने सोच थियो भाइजी मेरो पनि। मैले पनि स्कुल लाइफदेखि नै मैले धेरै स्कुलमा पनि स्पोर्टहरूमा भाग लिएर गोल्ड मेडलहरू पनि मैले हासिल गरेको थिएँ। र आज साँच्चै नै त्यो पक्कै पनि त्यो भाइजीहरूले कुरा राख्नु हुँदाखेरि मलाई जुन आजभन्दा लगभग 10 वर्ष अगाडिको कुराहरू जुन उहाँले माइन्डको पावरको कुराहरू गर्नुभयो, त्यो कुरा सुन्दा मलाई पनि आफ्नो एउटा स्कुल लाइफको पनि एउटा सम्झना आयो कि मैले पनि एकपटक आफ्नो स्कुलको लागि मैले पनि मिहिनेत गरेको थिएँ स्पोर्टको लागि, जुन चाहिँ मैले आफैले पनि जुन मेडिटेसन सुरुवात गरेको थिएँ भाइजी। मैले पनि आफ्नै त्यो स्कुललाई चाहिँ फर्स्ट कसरी ल्याउँ भन्ने कुराहरू जुन उहाँले भन्नुभयो प्लेयरहरूलाई चाहिँ 2 घन्टादेखि पहिलादेखि नै उसले आफ्नो भिजुअलाइज गरिरहेको हुन्थ्यो। मैले चाहिँ 1 वर्ष भिजुअलाइज गरेँ भाइजी मैले आफ्नो स्कुललाई चाहिँ एउटा फर्स्ट पोजिसनमा ल्याउनको लागि। म जब क्लास 7 मा थिएँ, म पनि स्पोर्टमा भाग लिँदाखेरि म चाहिँ त्यति बेला 3rd पोजिसनमा आएको थिएँ। र अनि मैले चाहिँ अर्को वर्ष नेक्स्ट इयरको लागि चाहिँ मैले त्यो 1 वर्षदेखि पुरा प्लान प्रिपेयरमा थिएँ कि म नेक्स्ट इयर चाहिँ म फर्स्ट भएरै छाड्छु। मेरो प्लान थियो र मैले त्यो मेडिटेसन पनि आफूले पनि गर्न थालेँ त्यति बेला पनि। अनि त्यो हुँदा मैले यति कन्फिडेन्ट थियो कि 1 वर्ष पहिलादेखि नै कि म नेक्स्ट इयर म पक्कै पनि फर्स्ट हुन्छु नै, म गोल्ड मेडलिस्ट हासिल गर्छु नै भन्ने मलाई पक्का थियो। र मैले पनि गोल्ड मेडलिस्ट हासिल नै गरेँ। र त्यो भाइजीले आज हामीलाई क्लास गराउनुहुँदाखेरि मलाई अत्यन्तै त्यो कुराहरू आफ्नै अनुभवमा आफूले गरेको कुराहरू उहाँले राखिदिनु भएको जस्तो पनि मलाई अनुभव भयो र अत्यन्तै राम्रो लाग्यो भाइजी। यहाँलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भाइजी। ओम शान्ति। तपाईँको भविष्य सुन्दर होस्, हाम्रो शुभकामना, शुभ आशीर्वाद छ बाबु। अब आज हामी फेरि भारततिरै जाँदैछौँ, फर्गुसगञ्जतिर। यद्यपि अलिकति त्यो वेबले थोरै कम साथ दिइरहेको छ र पनि हाम्रो दिजुलाई धेरै धेरै नमन। अत्यन्तै विनम्रताको धनी हुनुहुन्छ, मृदुभाषी हुनुहुन्छ, सबैलाई स्नेह र पालनाले मन जित्नुहुन्छ, पूज्य हुनुहुन्छ, पूर्वज हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै स्याल्युट छ। हामी सबैलाई आशीर्वाद दिनुहोस् न आज फर्गुसगञ्जबाट। ओम शान्ति। ओम शान्ति। जुम भर्चुअलमा उपस्थित हाम्रो अति आदरणीय हामी सबैको प्रेरक हाम्रो आदरणीय विजय भाइजी, सँगै बस्नु भएको हाम्रो आदरणीय
रमन भाइजी अनि जुममा उपस्थित सम्पूर्ण प्यारे बाबाका अनन्य रत्नहरू सबैलाई न्यानो अभिवादन अनि धेरै खुसी लागेको छ र विजय भाइजीलाई म दिलदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र विशेष अहिलेको समयमा यहाँ अलिकति बाबाले पनि भन्नुहुन्छ ज्ञानको बुलबुल बनेर केही नवीनता ल्याउनु भनेर र साँच्चै नै दिलबाट एउटा सङ्कल्प आइरहेको थियो कि बाबा यहाँ चाहिँ हजुरले कसैलाई पठाइदिनु पर्छ, यहाँ चाहिँ केही सेवा गर्नुपर्छ अनि अब सेवा कसरी गर्ने त भन्ने कुरामा अलिकति कन्फ्युजन भइरहेको थियो र केही दिनदेखि निरन्तर बाबासँग यही कुरा भइरहेको थियो, बाबा सेवा चाहिँ अब कसरी गर्नुपर्छ, हजुरले कसलाई पठाइदिनुहोस् भन्दा अचानक छठको 2 दिन पछाडि मलाई एउटा मेसेज आयो व्हाट्सएपमा कि म चाहिँ यसरी काठमाडौँबाट रमन भाइ हो, म कुरा गर्न चाहन्छु दे भन्नुभयो। मलाई जति बेला मैले उहाँको नम्बरमा फोन गरे उहाँले आफ्नो सङ्कल्प सुनाउनु भयो। मैले भन्नुभन्दा पहिले मलाई यस्तो एकछिन म चुप लागेँ अनि मैले भाइजीलाई भने मलाई त विश्वास भइरहेको छैन भाइजी, हजुरसँग कुरा गर्दा र हजुरले यसरी सेवामा आउँछु भन्नुहुँदा मलाई यस्तो लाग्यो बाबाले नि हजुरलाई एउटा प्रेरणा, शुभ प्रेरणा दिइराख्नु भएको छ भनेर म एकदमै खुसी भएँ। म जब रिटर्न फर्के अलिकति त्यो त्योहारहरूको कारणले गर्दा पनि अलिकति सबैसँग भेटघाट हुने, कुरा गर्ने अलिकति वातावरण बनिरहेको थिएन। फेरि पनि बाबाको यति धेरै मद्दत थियो र रमन भाइजीको यति तीव्र अनि दृढ सङ्कल्प, शुभ भावना थियो यहाँको धरतीको प्रति। हजुरहरू सबैको सूक्ष्म मनसा सेवा त अवश्य पनि छँदैछ र भाइजीको उपस्थितिले गर्दा यहाँ यति राम्रो वातावरण बन्यो। साथमा हाम्रो ब्रिजेश भाइजी पनि त्यो कार्यक्रम सुनेपछि चुनावको कारणले 3-4 दिन त हामी त्यत्तिकै हुन्छौँ, सेवा गरौँ भनेर उहाँ आएर एकदमै बुवा जस्तो बनेर उहाँले सम्हाल्नु भएको छ हरेक कुरा। र भाइजीले यति ठुलो यो फर्बिसगन्जको 18-17 वर्षको इतिहासमा यो सबैभन्दा फर्स्ट अनि एउटा बेहदको सेवा हो। धेरै अभिभावकहरू अनि स्कुलको बच्चाहरू, समाजसेवीहरू, हर वर्गका व्यक्तिहरूको धेरै ठुलो सेवा पुगेको छ भाइजीको उपस्थितिले गर्दा। त्यसैले सबैको तर्फबाट, बाबाको तर्फबाट भाइजीलाई पनि यो सभामा म एकदम आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र अब आजको जुन मैले आमाघरको कार्यक्रमको धेरै सुनेको थिएँ, इच्छा हुन्थ्यो तर कता कता केले गर्दा अब ड्रामा भनौँ, आज मेरो पहिलो दिन थियो र मलाई यस्तो लाग्यो म धेरै पछाडि परेछु, मैले धेरै अगाडिदेखि यहाँ सबैको बिच माझमा हुनु पर्थ्यो भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र म अहिले इन्डिया, भारतमा होइन, म यहाँहरूको बिचमा माझमा भएको आफूलाई महसुस गरिरहेको छु। र विशेष जो आज भाइजीले भिजुलाइजेसनको कुराहरू गर्नुभयो, यसैमा अब हामी बाबाले त हामीलाई सत्यको सम्पूर्ण बादशाही दिइराख्नु भएको छ र हाम्रो भिजुलाइजेसन भनेकै परमधाममा बिजरूप महसुस गरेको छु। र अब हामी एकैछिन रमन भाइजी, हजुरहरूको नेट कमजोर भएको हुनाले मेडिटेसन बाबासँग मङ्गलमय मिलन गरेर स्वयं पनि भरपुर हुनेछौँ भने सारा हामी विशेष स्नेह, शुभ भावना, सुख शान्ति, समृद्धिको किरणहरू पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। आफ्ना सम्पूर्ण भावनाहरूलाई एकैछिन समेटेर आफ्नो मूल सत्य स्वरूपमा हामी स्थित हुनेछौँ।
परमात्मा पिताका असीम अनुकम्पा महसुस गर्दै आफूलाई पद्म पदम भाग्यशालीको अनुभव गर्दै म पवित्र आत्मा, शान्त स्वरूप आत्मा, यस रथको रथी आत्मा, बाबुको दीपक में आत्मा, इस आवाज को दुनिया भन्दा धेरै पर पाँचै तत्त्वको आकर्षणभन्दा अलग नक्षत्र ग्रह भन्दा पनि माथि सूक्ष्म वतन भन्दा पनि माथि आफूलाई आफ्नो वास्तविक धाम, सुधाम, देश, आफ्नो स्वीट साइलेन्स अत्यन्त सुखद शान्तमय स्थितिमा ज्ञान सूर्य सत्यम एवं सुन्दरम शिव बाबाको सानिध्यमा अनुभव गर्छु। शान्ति सागर, प्रेम पवित्रताको सागर प्यारो शिव बाबाबाट सम्पूर्ण शक्तिको, शान्तिको, असीम प्रेमको अनुभवमा स्थित भइरहेको गहिरो महसुस गर्दै ज्ञान सूर्य सम्पूर्ण गुण एवं शक्तिको सागर बाबाको दिव्य स्वरूपलाई आफ्नो स्वरूपमा महसुस गरौँ। सर्वगुण तकबाट आफूलाई फुलफिल गर्दै प्यारे बाबा प्रति कृतज्ञता अर्पण गर्दै पुनः म आत्मा सूक्ष्म वतन हुँदै विश्वको ग्लोबमाथि आफूलाई महसुस गरिरहेको छु। समस्त विश्वका आत्माहरूप्रति
भावबाट प्राप्त सम्पूर्ण शान्ति, शक्ति, खुसी, प्रेम, पवित्रताका किरणहरू हरेक आत्माको जीवनमा सबैको जीवनमा शान्ति, समृद्धि, उमङ्ग, उत्साहका किरणहरू पुगिरहेको र हरेकको जीवनमा एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त गरिरहेको महसुस गर्दै प्रकृतिका पाँचै तत्त्वहरूबाट सबैलाई सहयोग मिलिरहेको र पञ्चतत्त्व पनि निर्मल पवित्र भइरहेको अनुभव गर्दै म आत्मा सर्व आत्माहरूप्रति कृतज्ञता अर्पण गर्दै यस साकार शरीरमा पुनः एक श्रेष्ठ रोल अदा गर्ने चैतन्य शक्ति आत्मा वापस इस साकार शरीरमा आफ्नो रोल अदा गर्नको लागि पुनः बाबुको साथमा उपस्थित भएकी छु। ओम शान्ति। थ्याङ्क यू भेरी मच। हामी एकछिन भए पनि गाइडेड मेडिटेसनमा सहभागी भयौँ। यो अभ्यास हामी सबैले गरिराखौँ। यसलाई गुड एफर्मेसन टु मेडिटेसन भन्छ। मेडिटेसनको बेस नै एफर्मेसन हो। हामीलाई राम्रो एफर्मेसनबाट मेडिटेसनमा लैजाने प्रयास गर्नुभयो। भोलि हामी नेपालीको लागि 5 वर्षको चुनावमा सहभागी हुने एउटा अवसर प्राप्त भएको छ। सबैले आफ्नो भोटिङ गर्नुभन्दा अगाडि एकपटक यो सृष्टिको रचयिता परमात्माको सम्झना गरेर यस्तो ठाउँमा भोटिङ गरौँ जुन भोटिङले हामीलाई गौरवको प्राउडको फिल होस् भन्ने सद्भाव व्यक्त गर्दै अब आउने आगामी प्रोग्राम अत्यन्तै विद्वान एकजना डाक्टर जसले एउटा नयाँ मेडिकल साइन्समा एउटा नयाँ विधाको विषयमा सेयरिङ गर्नुहुनेछ। आदरणीय पुनम प्रधान काँकरभिट्टा मेची आँखा हस्पिटलका को मालिक हुनुहुन्छ, प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ। उहाँको थ्रु डाक्टर साहब आउन चाहिराख्नु भएको छ। नेक्स्ट विक उहाँको हामी क्लास सुन्नेछौँ। त्यो अत्यन्तै विशिष्ट प्रकृतिको उहाँले हामीलाई मेसेज दिनुहुनेछ, अनुभव सुनाउनुहुनेछ। सबैलाई सहभागी गराउने प्रयास गर्नेछौँ। यस आजको बसाइ अत्यन्तै सुखद रह्यो। अत्यन्तै गहन विषयमा आजको वक्ताले हामीलाई सेयरिङ गर्नुभएको छ। सबैको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र आरोग्यताको प्रार्थना गर्दै विशेष कारणवश हामीले मङ्सिर 22 गते गर्ने आमा घरको दैविक सभा केही समयको लागि पोस्टपोन भएको छ। अगाडि पुसको पहिलो हप्तातिर हुन सक्ने सम्भावना बढ्यो। यहाँ मानव सेवा आश्रमले आयोजना गरेको नेपथ्य कन्सर्ट प्रोग्राम हेटौडामा भव्यताका साथ गर्न खोजेको कारणले धेरै गेस्टहरू त्यहाँ व्यस्त हुनुपर्ने भएका कारणले हामीले त्यो प्रोग्रामलाई पोस्टपोन गरेका छौँ। हामी खबर गर्छौँ, चिठी पठाउँछौँ, फोन गर्छौँ। त्यतिखेर सबै सहभागी हुनुहुनेछ। यिनै सद्भावका साथ फेरि पनि तपाईँसँग अर्को हप्ता बेलुका 7:30 बजे तपाईँ दैविक पूज्य आत्माहरूको दर्शन गर्ने अभिलाषाका साथ आजलाई बिदा चाह्यौँ। गुड नाइट, शुभरात्रि, शिवरात्रि। ओम शान्ति।
देखिए ओम शांति यो हुन्छ हजुर माइक अन से ओम शान्ति गुड नाइट कर्म गरौँ यस्तो हामी नपरोस् पछुताउनु नपरोस् पछुताउनु कर्म गरौँ यस्तो हामी फेरि नपरोस् पछुताउनु नपरोस् पछुताउनु कर्म गरौँ यस्तो हामी फेरि नपरोस् पछुताउनु